आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का यह वीडियो कक्षा 11 की भौतिकी का शुभारंभ करता है। बहुत दिनों से कक्षा 11 के छात्रों के भौतिक विज्ञान विषय को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे थे कि वीडियो कब आएगा, कब से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। मैथ की क्लासेस तो चल रही हैं, 9th 10th का चल रहा है, 12th का चल रहा है, 11th का कब से होगा। तो मित्रों, आज से कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की कक्षाएं इस वीडियो के साथ ही प्रारंभ हो जाएंगी। तो किसी के मन में ख्याल आ सकता है कि सर बोर्ड नहीं लिए हुए हैं, कैसे अपनी बात पढ़ाएंगे समझाएंगे, आज तो सर बैठे हुए हैं। तो मैं बैठा इसलिए हूं कि आज मैं कक्षा 11 पहली बार आपने बोर्ड परीक्षा दी कक्षा 10 में। विज्ञान की एक छोटी सी पतली सी बुक थी जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों समाहित थे, है ना। तो अब पैटर्न बदलने वाला है, अब बातें बदलने वाली हैं। अभी तक किताब का नाम विज्ञान था, अब उसमें उपस्थित भौतिक विज्ञान अलग होगा, उसमें उपस्थित रसायन विज्ञान अलग होगा, किताब के रूप में अलग होगा, और जीवन विज्ञान भी अलग होगा। अभी तक आप मैथ भी पढ़ते थे और जीव विज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ता था। अब समय आ गया है कि आप तय करें कि आप अब मैथ से अपना करियर बनाना चाहते हैं अथवा जीव विज्ञान बायोलॉजी से अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ विभाजन है, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु में गहराई है। तो आज मैं भौतिकी के रोमांच और उसकी गहराइयों से आपको परिचित कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पहले चैप्टर का नाम भी ऐसा है कि उसमें केवल समझ विकसित करनी है। भौतिक विज्ञान को लेकर हमारी धारणा क्या होनी चाहिए, हम भौतिक विज्ञान को कैसे पढ़ें, उसमें हमको क्या पढ़ना है, हमारी तैयारी कैसे होगी। पहला चैप्टर उसी विषय वस्तु को लेकर है। पहले चैप्टर का नाम ही है भौतिक जगत। उसमें कोई प्रश्न नहीं बनते, वो भौतिकी के रोमांच को जगाता है कि भौतिक विज्ञान में हम ये पढ़ेंगे। ऐसा रोमांच मन में आना चाहिए कि आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले। अब हम सीखेंगे कि पानी कितनी तेजी से बहेगा, शरीर का ताप कितना होता है, कितना होना चाहिए, और हम तय करेंगे उस आधार पर कि हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। हम यहाँ यह भी सीखेंगे कि हवाई जहाज उड़ते समय किन मूलभूत नियमों का पालन करता है। हम यह भी सीखेंगे कि अगर कोई पानी ठंडा है तो वह हमको ठंडा कैसे लगता है, कैसे जानते हैं कि ठंडा है। मान लीजिए मैं आपको एक गिलास में गर्म पानी दूं और मैं कहूं कि लीजिए बर्फ से ठंडा किया हुआ पानी। मैं गर्म पानी दे रहा हूं आपको खौलता हुआ, और मैं कह रहा हूं कि यह शीतल पेयजल है। अब आप कैसे जानेंगे? मान लीजिए मैं इसमें स्टिकर चिपका दूं, शीतल पेयजल, खौलते हुए पानी वाले में स्टिकर चिपका दूं शीतल पेयजल, कैसे जानेंगे आप? आप कैसे जानेंगे कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वह सही है कि गलत है?
तो आप अनुभव करेंगे, उसको स्पर्श करेंगे, हाथ से या त्वचा से, जीभ से किसी न किसी प्रकार स्पर्श करेंगे, तब तो तय करेंगे कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं, वो गलत है कि सही है। इसका निर्धारण कैसे होगा, उसका ज्ञान यहाँ करना है, यहाँ करना है। ठीक है ना। चलिए मैं आपको सीधे पहले चैप्टर पर ही ले चलता हूँ, भौतिक जगत। ठीक है ना। जगत माने तो संसार, भौतिक क्या, जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको लौकिक भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय अध्यात्म में 3 प्रकार से वस्तुओं को वर्गीकृत किया गया है। क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक जो मैं हूं, आप हैं। जीव मात्र ही दैहिक है, जिसके पास भी देह है ना, शरीर है, वो दैहिक है। भौतिक जो उसके अलावा है। यहाँ पर दैहिक और भौतिक को अलग अलग किया गया है। मैं और मेरा संसार, ऐसा समझिए। और जो इन दोनों का रखवाला है, नियंता है, वह है दैविक। जो इनका पालन करने वाला है, इनके बीच समन्वय स्थापित करता है किसी न किसी तरीके से, वह है दैविक। तो भौतिक जगत है क्या? भौतिक जगत में 2 लोग आते हैं भारतीय अध्यात्म के अनुसार। एक तो जिसने देह धारण किया है, जीवधारी, और एक उसके अलावा जो कुछ भी है, जैसे मैं और मेरे अलावा। तो मुझे और मेरे अलावा को लेकर यह बना संसार कहलाता है भौतिक जगत, है ना। तो मेरे सहित, ध्यान से सुनिएगा भौतिक जगत की परिभाषा, मेरे सहित जो कुछ भी मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसकी मैं अनुभूति कर रहा हूं, वही है भौतिक जगत। जो मुझे दिख रहा है, मेरे सहित जो मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, मेरे सहित जो मुझे दिख रहा है या जिसकी अनुभूति हो रही है, वो सभी भौतिक जगत के अंग हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। वही उसका समष्टि ही, उसका समूल ही, उसका समूह ही भौतिक जगत है। तो प्रत्येक जीवधारी, उसके आसपास उपस्थित वस्तुएं, जिनको वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः देखता है अथवा अनुभूति कर सकता है, उसकी समष्टि का नाम ही, उस समूह का नाम ही है भौतिक जगत। ये तो बहुत कठिन परिभाषा लगती है, तो आसान कैसे हो? जो कुछ भी दिखता है अथवा जिसकी भी अनुभूति की जा सकती है, वही है भौतिक जगत। ठीक है ना। तो भौतिक जगत क्या है? मैं, मेरे आसपास के पदार्थ, जिसको मैंने देखा है, सुना है अथवा जिसकी अनुभूति की है, वह संपूर्ण समाज ही, संपूर्ण समूह ही भौतिक जगत है। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान क्या है? ये तो भौतिक जगत चैप्टर के नाम पर मैंने आपको बताया, ठीक है ना। किताब में इसके बारे में वर्णन नहीं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा आप समझ जाएंगे, हर शब्द का मतलब समझ जाएंगे। चलिए मैं आपको भौतिक विज्ञान पे ले चलता हूँ कि भौतिक विज्ञान है क्या, है ना। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द ही क्यों हुआ भौतिक विज्ञान को, है ना। कुछ और हो जाता तो उसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं, आप किताब से पढ़ लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ ये बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, आपने किन बातों का ध्यान देना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भौतिक विज्ञान के बारे में ध्यान से सुनिएगा। अभी भौतिक जगत के बारे में बताया, अब भौतिक विज्ञान के बारे में सुनिए। तो प्रकृति में हो रही घटनाओं, जो भी प्रकृति है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, वही प्रकृति है ना।
जो मनुष्य द्वारा कृति न हो वो प्रकृति है, जिसमें अपने आप से समायोजित करने की क्षमता है वो प्रकृति है। ठीक है ना। तो प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों और उनके प्रभावों का अध्ययन। ठीक है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, एक घटना है। चिड़िया उड़ रही है, एक घटना है। कैसे उड़ रही है और उसके उड़ने से हमें क्या फायदा होगा, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जिसमें पढ़ा जाता है वो भौतिक विज्ञान है। ध्यान से सुनिएगा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा फिर से बता रहा हूं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान में आपने 3 कार्य करने हैं। क्या क्या? प्रकृति में हो रही घटनाओं का प्रेक्षण करना है। जो घटना घट रही है उसको देखना है। चिड़िया कैसे उड़ रही है, कोई चीज कैसे ऊपर जा रही है। वस्तु का स्वाभाविक गुण क्या है? नीचे आना। पृथ्वी खींचती है ना सब वस्तु को, सेब को खींचती है, सबको खींचती है, लेकिन रॉकेट ऊपर जाता है। तो किसी के दिमाग में आया होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध काम हो सकता है। ये प्रेक्षण है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया तो जब नीचे नहीं गिरने लगती है, चिड़िया उड़ रही है, तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी कुछ हो सकता है। हर वस्तु नीचे ही गिरे यह जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो वह ऊपर भी जा सकती है। वह गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावहीन भी कर सकती है। तो प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है। मैं तो एक लाइन में अपनी बात कहता हूं, प्रकृति का विज्ञान ही भौतिक विज्ञान। एक लाइन में पूरी बात। अब प्रकृति में कौन सी घटना घटित हो रही है आप देखिए, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, आप सोचिए, आप समझिए। तो मैं एक लाइन में कहता हूं कि प्रकृति का विज्ञान ही भौतिक विज्ञान है। ठीक है, एक लाइन में बात पूरी हो गई। तो भौतिक जगत क्या है, समझ गए। भौतिक जगत में मैंने क्या कहा कि जिन वस्तुओं को व्यक्ति देखता है अथवा अनुभूति करता है, उन सभी वस्तुओं सहित जो समूह प्राप्त होता है वही भौतिक जगत है। मुझे तारे दिखते हैं, मुझे हवा की अनुभूति होती है, प्रकाश के आने पर कोई चीज मुझे दिखने लगती है, कोई चिल्लाता है तो मुझे सुनाई देता है। हाँ, वह चिल्लाहट दिखाई नहीं देती, सुनाई देती है। वो चिल्लाहट कहाँ है, मुझसे कोई पूछे कि एक चिल्लाहट आ रही है, आप बताओ कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, वह नहीं, समष्टि समूह का नाम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम मान लीजिए, जिससे पूछा गया, उसने कहा मेरा नाम सर शुभम है या रोहित है। मैंने अच्छा कहा कि अच्छा अगर आपका नाम रोहित है तो ये रोहित कहाँ है, तो वो कहेगा मैं हूँ रोहित। तो ये मतलब वक्षस्थल रोहित है। तो मैं कहूँ कहाँ है रोहित, ये तो सीना है आपका। कोई कहे ये देखिए, आप पकड़िए ये, तो मैं पूछूं मैंने किसको पकड़ रखा है, क्या रोहित को कि रोहित के हाथ को? तो आप ये तो कहेंगे ही कि सर आपने तो रोहित के हाथ को पकड़ रखा है। जैसे मैं किसी से कहूँ मेरा हाथ पकड़ो तो मेरा यही ना पकड़ेगा कि मेरा ये पकड़ने। मैं कहूँगा मेरा पैर पकड़ो तो ये पैर है, वो मेरा कौन है? तो यह जो कुछ भी दिख रहा है, अंग प्रत्यांगों सहित जो भी सीमाबद्ध संरचना है, समष्टि है, उसका नाम है शरीर। तो मेरे और मेरे सहित वह सभी पदार्थ जो आंखों से या किसी भी तरीके से प्रत्यक्षतः दिखते हैं अथवा जिनकी अनुभूति होती है, वे सभी भौतिक जगत का अंग हैं और उस समष्टि का नाम ही भौतिक जगत है।
उस समूह का नाम ही भौतिक जगत है। और प्रकृति की घटनाओं, उनके कारणों, उनके प्रभावों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में छोटी छोटी जानकारियां तो होनी ही चाहिए आपको, है ना। पहले चैप्टर में यही इतिहास है, मैं उसको थोड़ा सारगर्भित करके अच्छे और व्यवहार पूर्ण तरीके से आपको बताने समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, अब अच्छा ये होता है कि ये जो भौतिक जगत आप जिसको कह रहे हैं, मैं, मेरे सहित पदार्थ जो दिख रहे हैं अथवा नहीं दिख रहे हैं, ये किनसे बने? तो भारत में तो इसको लेकर 5 तत्वों की कल्पना है ना, 5 तत्व, ठीक है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जो ठोसपन आता है वो क्षिति के कारण। जल, जो द्रव है। पावक, अग्नि, शरीर में अगर अग्नि न हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, भोजन नहीं पचा सकते। क्षिति, जल, पावक, गगन, खोखलापन, खाली स्थान हड्डियों के बीच होता है ना। हम सांस लेते हैं तो वो सांस कहीं जा रही है, तो जो खोखलापन है वो गगन है। और समीर, वायु, बिना वायु के भी यह शरीर किसी काम का नहीं, वायु तो है। तो भारतवर्ष वाले जो मनीषी ऋषि थे उन्होंने 5 तत्वों की कल्पना किया, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है। लेकिन जो विज्ञान आधुनिक है, भौतिक विज्ञान जो आधुनिक है, उसमें केवल 2 तत्वों की परिकल्पना की गई। कहा एक स्थान घेरता है वो द्रव्य है, और जो स्थान नहीं घेरता वो क्या है? ऊर्जा। जो दिखता है वो द्रव्य है, ठीक है। और जिसकी अनुभूति केवल होती, केवल अनुभूति होती, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, है लेकिन दिखाई नहीं देगा, वो ऊर्जा है। जैसे एक आत्मीय तत्व है, एक परमात्मीय तत्व है, ठीक है। आत्मीय तत्व शरीर धारण करता है, आत्मीय तत्व शरीर धारण करता है। तो जो शरीर धारण किया हुआ है वो दिखता है, लेकिन जो परमात्मा है वह दिखता नहीं है। परमात्मा ऊर्जा है, और जो आत्मा तत्व है, आत्मीय तत्व धारण किया हुआ है, वो शरीर आपका द्रव्य है। तो दुनिया में 2 चीजें, ब्रह्मांड में 2 चीजें, इस पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में कहा जाता है अरबों ब्रह्मांड है, तो ये अरब ब्रह्मांड में केवल 2 बातें, एक द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। जो स्थान घेरता है वो द्रव्य है, जो स्थान नहीं घेरता वो ऊर्जा है। एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक तार है जिसमें करंट बह रही है, मतलब जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है, ठीक है। बल्ब जल रहा है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा तो होगी, ठीक है ना। इससे तो आप स्वीकार करेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं पूछूं करंट कहाँ है, आप कहें तार में है, क्या वह दृष्टिगोचर होता है? क्या वह आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो वो क्या है? आपसे मैं कहूं कि पकड़िए करंट, तो करंट पकड़ लिए क्या? जो आपने पकड़ा वो तार है, जो आपने पकड़ा वो बल्ब है, और इन दोनों में जो प्रवाहमान है ऊर्जा है ना। वो स्थान नहीं घेरती, उसकी अनुभूति होती है, हाँ है, बस है। ईश्वर को किसने देखा? स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह उनका फेवरेट प्रश्न था। हर नास्तिक का यही प्रश्न होता है। नास्तिक जैसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, उसका हमेशा से यही प्रश्न होता है, क्या भगवान को देखे हैं? तो ऐसे ही प्रश्न लेके रामकृष्ण परमहंस के पास गए, कहा हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं। अब कहानी किस संदर्भ में कही गई, उसकी सत्यता कितनी थी, लेकिन मुझे एक बात
स्वामी विवेकानंद की याद है, उन्होंने कहा था दरिद्र नारायण, एक शब्द का इस्तेमाल किया था। जो दीन है, जो दुखी है, वह नारायण स्वरूप है। तो मेरे ख्याल से रामकृष्ण परमहंस ने इसलिए ये कहा होगा कि मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। शायद वह उनके अंदर परमात्मा को देखते थे। वह जो आया था वह नरेंद्र था। जो प्रश्न पूछ रहा है वह आत्मीय तत्व को धारण करने वाला नरेंद्र था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को उस आत्मीय तत्व में नरेंद्र में भी परमात्मा दिख रहे थे। इसीलिए कहा जैसा तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही परमात्मा को देख रहा हूँ। इसका मतलब दोनों में उन्होंने कोई भेद नहीं किया, दोनों को एक ही मान लिया। ठीक वैसा ही देख रहा हूँ का क्या अर्थ हो सकता है? केवल यही अर्थ हो सकता है। तो जो पूछ रहा है वो आत्मीय तत्व है, वो द्रव्य है, स्थान घेरा हुआ है। और जिसके बारे में पूछ रहा है वह परमात्मीय तत्व है, वह ऊर्जा है। ठीक है। द्रव्य का संचालन ऊर्जा से होता है। द्रव्य और ऊर्जा पहले अलग अलग माने जाते थे। परिभाषा भी दे दी गई कि जो स्थान घेरे द्रव्य है, जो स्थान न घेरे ऊर्जा है। जैसे आपकी बाउंड्री पर, आपकी दीवार पर जो जगह घेर रखी है वो तार ने घेर रखी है, विद्युत ने नहीं घेर रखी है। क्यों? क्योंकि अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे तो क्या तार मोटा हो गया? क्या बिजली कट कर दें तो तार पतला हो गया? उसके प्रवाहित होने से वह न मोटा हुआ न पतला हुआ। तार द्रव्य है, उसमें बहने वाली विद्युत ऊर्जा है। मैं जो दिख रहा हूँ वह द्रव्य है, उसने स्थान घेर रखा है। जिसकी बदौलत मैं बोल रहा हूँ, जिसके शक्ति से मैं संचालित हूँ, वह ऊर्जा है। बाद में आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने कहा द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही है। और हमारे यहाँ भी बहुत उदाहरण हैं। मैं उदाहरण देने लगूंगा, बहुत समय लगेगा। हमारे यहाँ भी कहा गया था कि यह जो आत्मीय तत्व को धारण करने वाला शरीर है और जो परमात्मा है, वो दोनों अलग अलग दिखते हैं, है नहीं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हमको दिखते हैं, जो द्रव्यमान युक्त टुकड़े देखते हैं, असल में वह ऊर्जा के संघनित रूप हैं, सघन रूप है। जब ऊर्जा सघन होती है तो वह एक आकृति ग्रहण कर सकती है। मैं भी, जब मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं ऊर्जा था। अभी मैं ऊर्जा के सघन स्वरूप को प्राप्त किया हुआ द्रव्य हूँ। तो ऊर्जा जब अपनी सघनता को प्राप्त करती है तब वह द्रव्य बन जाती है। आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया, E = mc²। कहा एनर्जी को मास में बदल सकते हैं और मास को एनर्जी में बदल सकते हैं। मैं जो छोटा सा था, वो कौन है जिसने मेरा द्रव्यमान, जब मैं पैदा हुआ मान लीजिए मैं 2 किलो का था, आज मेरा वजन 80 किलो है, तो ये जो 78 किलो का डिफरेंस आया वो कहाँ से आया? क्या मैंने अपने पेट में कहीं चावल के कण इकट्ठे कर रखे हैं जिसकी वजह से मेरे वजन में वृद्धि हो गई? नहीं। मेरे शरीर ने ऊर्जा ग्रहण किया भोजन से, भोज्य पदार्थों की ऊर्जा को ग्रहण किया और उससे द्रव्यमान का निर्माण किया। ऊर्जा, भोज्य पदार्थों की ऊर्जा से क्या बना? द्रव्यमान। ठीक है ना? तो आज मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा, समय काफी हो चुका है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई। भौतिक जगत, तो जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है अथवा जिसकी अनुभूति होती है, उन सभी पदार्थों की समष्टि को भौतिक जगत कहते हैं। प्रकृति के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति में हो रही घटनाओं, उनके कारणों और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। और उसकी रचना 2 प्रकार के तत्वों से हुई है। भौतिक जगत की रचना 2 प्रकार के तत्वों से हुई है, एक द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। जो स्थान घेरे द्रव्य है, जो स्थान न घेरे वह ऊर्जा है। वास्तव में आइंस्टीन ने बताया कि वास्तव में द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जब ऊर्जा के स्तर सघन होते हैं तो वह द्रव्य बन जाता है, और जब द्रव्य अपने आप को दूर दूर करता है, अपने ऊर्जा स्तरों को अलग कर लेता है, तो वह दिखता नहीं है बल्कि वह ऊर्जा हो जाता है। वो समीकरण क्या था? E = mc²। कल मैं अगले वीडियो में इन सभी बातों को लिखित रूप में आपके सामने लेकर आऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा।
तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके आधार पर जो भी आपके पास किताबें उपलब्ध हैं उनको देखिए, उनसे पढ़िए। आज की बात मैं ही समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।